कौन से फोन क्या है? आप सभी का नमस्कार। आप सब प्रेस वार्ता में आए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस प्रेस वार्ता में आज मुख्य वक्ता के रूप में हमारे प्रदेश के महामंत्री कांगड़ा से त्रिलोक कपूर जी उपस्थित हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से और भाजपा मुख्यालय के महामंत्री बिहारी लाल जी हमारे पास उपस्थित हैं। संजय सूद जी जो शिमला से 2022 के प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी के, मेरे सहयोगी सह प्रभारी प्यार सिंह कंवर जी और सुदीप महाजन जी प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। त्रिलोक कपूर जी इससे पहले अपना संबोधन आपके सामने रखे, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं और उसके बाद हम इस प्रेस वार्ता को प्रारंभ करेंगे। कौन सा वीडियो? कहाँ पे वीडियो क्या है? अजीत बाबू, अजीत भाई जी थोड़ा डाउन करना। इस सरकार में ऑनेस्टी नाम की चीज नहीं है, अच्छा शब्द उड़ ही गया है। एक और व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी बनाया जो परंपरा है बनाई जाती है। प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से चिट्ठी आती है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपके चीफ सेक्रेटरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 3 महीने तक माननीय मुख्यमंत्री जी उस चिट्ठी पर बैठे रहते हैं। 3 महीने के बाद मुख्यमंत्री जी को दिल्ली बुलाया जाता है पीएमओ ऑफिस में, कहा जाता है कि आप चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते। 3 मंत्री जी को बीच में दिल्ली बुलाया जाता है पीएमओ ऑफिस में, इनकी अपॉइंटमेंट डेट भी हम बता देंगे। पूछा गया कि आपने चीफ सेक्रेटरी को क्यों नहीं बुलाया। फिर चीफ सेक्रेटरी को जब नहीं हटाया गया तो एक दिन चीफ सेक्रेटरी मैं भी दिल्ली था, मुझे बेचारे जो दीवान साहब सेंट्रल सीआईएस के लिए इंफॉर्मेशन चेयरमैन कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे, किया हुआ इन्होंने, ये चीफ सेक्रेटरी बन जाते हैं। अब क्यों हटाएगा माननीय मुख्यमंत्री साहब? आपको इस सदन में ये जवाब देना पड़ेगा कि आपने अभी जो चीफ सेक्रेटरी है क्यों हटाएगा। नहीं देते, हम देते। उनके खिलाफ एक शिकायत गई और शिकायत में क्या लिखा गया कि एक सीमेंट कंपनी है जो चंबा में सीमेंट प्लांट लगाना चाहती है और आपके चीफ सेक्रेटरी ये बात बोलते हैं कि अगर सीमेंट प्लांट लगाना है तो मेरी उत्तर बधू के जो कुड़म है उनके नाम पर बॉम्बे में फ्लैट 4 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदने की बात की गई और 4 करोड़ फ्लैट की जब इंक्वायरी पीएमओ ने की, माननीय मुख्यमंत्री जी लाचार थे, जिन्हें मजबूरी में उस मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा। क्या यह सरकार जनता के विश्वास ले सकती है जिसमें हर दिन इनके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं? आप सभी का धन्यवाद। मैं त्रिलोक कपूर जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना विषय आपके समक्ष रखें। नमस्कार। शिमला के सभी प्रेस से जुड़े भाई और बहनों, आप सबका इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन। अभी जानकारी मिली है और हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छा समाचार है कि आज भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री जी का हिमाचल प्रदेश का 1 दिवसीय प्रवास था, जो पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण जो हमारी सड़क मार्ग को नुकसान पहुंचा था, उसके दृष्टिगत आज आदरणीय नितिन गडकरी जी संसद सत्र की व्यस्तता के बावजूद एक दिन के लिए वो हिमाचल प्रदेश आए थे और उन्होंने जो प्रभावित
की वो मदद कर सकते हैं, जिसको लेकर उन्होंने आज अपनी घोषणा में सीआरएफ के तहत 350 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को, हमीरपुर के नरेंद्र भाई मोदी जी का, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नितिन गडकरी जी का और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जयप्रकाश नड्डा जी का हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मित्रों, अभी आपने एक स्लाइड देखी है। प्रेस के संबोधन से पहले मैं इस विषय पे आऊंगा। हम सब जानते हैं कि आज 1 अगस्त है और ठीक 7 महीने पार्टी के हुकूमत की आएगी और भारतीय जनता पार्टी ने उस विश्वास के दम पर एक संकल्प के तौर पर एक नारा दिया था कि हम राज नहीं, हम रिवाज बदलेंगे। और मित्रों, वो जो हमने एक नारा दिया था वो हमारा संकल्प पूरा नहीं हो पाया और हम सब जानते हैं उस संकल्प को पूरा ना होने के पीछे क्या मुख्य कारण था। उसके पीछे मुख्य कारण यही था कि जिस प्रकार से उस समय के हमारे विपक्षी दल, विपक्षी पार्टी और वर्तमान की कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी ने जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच में एक झूठी गारंटियों का सहारा लेकर एक बहुत बड़ा छल किया और कांग्रेस के लोग भी इस बात को मानते थे कि ये जो गारंटियां हैं ये पूरा करना तो दूर की बात, शुरू भी नहीं की जा सकती है। लेकिन इस सत्ता को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा जुआ खेलकर कांग्रेस ने ये षड्यंत्र रचा और कांग्रेस के लिए सौभाग्य की बात थी कि वो कांग्रेस के जो जुआ था उनको सत्ता तक लेकर आने में कामयाब हो गया। अर्थात कांग्रेस को पूर्ण बहुमत का जो है वो समर्थन मिला, समर्थन तो मिला, लेकिन उसके बाद कांग्रेस का कौन नेता होगा सदन का, उसको लेकर हम सब हिमाचल के लोग जानते हैं कि लगभग 1 सप्ताह से ज्यादा समय तक जो घमासान मचा कि सदन का नेता कौन होगा, कांग्रेस का नेता कौन होगा। और उस समय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपने जो विरोधी लोग थे, उनके जो परंपरागत विरोधी वीरभद्र या दूसरे जो लोग थे, उनको फिछाड़ कर वो सदन के नेता या कांग्रेस के नेता घोषित हो गए, अर्थात वो मुख्यमंत्री की शपथ लेने में कामयाब हो गए। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जब शपथ ली तो उन्होंने सबसे पहले प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिया कि ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ ये एक व्यवस्था परिवर्तन है और हम हिमाचल प्रदेश को एक नई व्यवस्था के साथ आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। और हिमाचल की जनता को भी लगा कि ऐसा क्या जादू है कि जो डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाई वो सुखविंदर सिंह सुक्खू कैसे कर पाएगी। लेकिन मित्रों, वो सत्ता परिवर्तन का जो व्यवस्था परिवर्तन वो भी हमने बड़े करीब से देखा। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में वो ये पहली ऐसी सरकार थी कि जिस सरकार में चुने हुए विधायकों की 1 माह तक शपथ ही नहीं हो पाई, मंत्रिमंडल का गठन तक नहीं हो पाया और इस भयभीत में कि मंत्रिमंडल की रचना कैसे करें, क्योंकि हम सब जानते थे कि उसके पीछे मुख्य कारण था कि कुर्सी को कैसे बचाया जाए। मैं थोड़ा सा इसलिए आपको पृष्ठभूमि में लेकर जा रहा हूं कि जो आज का विषय मैं वहां तक आपको लेकर आऊंगा। और मित्रों, सबसे पहला व्यवस्था परिवर्तन ये हुआ कि जो पिछली जयराम ठाकुर जी की सरकार के कैबिनेट के जो निर्णय थे, जो हिमाचल प्रदेश के विकास में लगभग 950 से ज्यादा ऐसे संस्थान प्रदेश की जनता को दिए थे, वो व्यवस्था परिवर्तन में सुखविंदर सिंह सरकार की व्यवस्था परिवर्तन में कैबिनेट के निर्णय को अफसरशाही ने बदल दिया।
अपने आप में एक इतिहास है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में। और वो संस्थान कैसे थे? वो संस्थान थे कि हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक दृष्टि से बहुत एक दुर्गम और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ये संभव नहीं है कि वहां पर ऐसे भी स्कूल है कि जहां पर 10 बच्चों के लिए स्कूल खोला ना जाए। वहां की आवश्यकता है, वहां स्कूल खोलना ही पड़ता है। लेकिन जिन बच्चों के लिए वो दुर्गम क्षेत्र में जो पाठशालाएं खोली थी, जिन दुर्गम क्षेत्रों में जो डिस्पेंसरियां खोली थी, उनको बड़ी बेरहमी के साथ बंद किया गया। और इसके पीछे कारण क्या? हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक सेहत है वो इन संस्थानों को चलाने लायक नहीं है। इसलिए हम मजबूरी में जो पिछले जयराम ठाकुर जी की सरकार में जो अंतिम वर्ष में जो संस्थान खोले हैं वो हमने सब बंद कर दिए हैं, अर्थात ही नोटिफाइड कर दिए। हमें लगा कि शायद इतनी गंभीर समस्या होगी, लेकिन तब थोड़ा आगे बढ़कर जब सुखविंदर सिंह जी की व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने असंवैधानिक रूप से मंत्रिमंडल से पहले जब 6 मुख्य संसदीय सचिव को शपथ दिलाई, तो फिर प्रदेश की जनता में एक भ्रम पैदा हो गया कि हमारे बच्चों के जो स्कूल बंद कर दिए, हमारे जो गांव की जो डिस्पेंसरियां वो बंद कर दी, ये कहकर कि आर्थिक सेहत में बोझ पड़ रहा है। लेकिन जो 6 मुख्य संसदीय सचिव की जो शपथ दिलाई गई, क्या उससे आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा? ये मैं हिमाचल प्रदेश की जनता के ध्यान में लाना चाहता हूं और प्रदेश की सुखविंदर सिंह सरकार से निवेदन करता हूं, हिमाचल प्रदेश की जनता को स्पष्ट करें। इससे बढ़कर आगे ले चलता हूं। हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा सा प्रदेश है, लगभग 72 लाख की आबादी वाला प्रदेश है। और इस देश का सबसे बड़ा कोई राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है, जिसकी आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है, जिसके मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। उत्तर प्रदेश में कितने सलाहकार ओएसडी मुख्यमंत्री का सहयोग कर रहे हैं, यह हम सब जानते हैं। और एक छोटा सा प्रदेश हिमाचल प्रदेश, जिसकी आबादी मात्र 72 लाख हो, उस प्रदेश में अब तक सत्तारूढ़ सरकार के 7 महीने पूरे हुए, 8वें महीने में प्रवेश किया है। 11 से ज्यादा ओएसडी और सलाहकार नियुक्त हो चुके हैं, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से लेकर शिमला तक। क्या मैं जानना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, इससे प्रदेश की आर्थिक सेहत बिगड़ेगी या बनेगी? ये हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती है। अभी आपने जो एक स्लाइड देखी है, आज 1 अगस्त है। ठीक 1 साल पहले 11 अगस्त को कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई जयराम ठाकुर की सरकार के विरुद्ध। और जो पहला संबोधन हुआ था श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, प्रारंभ का ये संबोधन का ये उनका भाषण है, जो उन्होंने शुरुआत ही की थी। जयराम ठाकुर जी, प्रधानमंत्री 3 महीने से पहले वहां के कार्यालय से खत आया है, आपने मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? और मुख्य सचिव के खिलाफ क्या इत्यादि आरोप जिनका वो वर्णन कर रहे हैं, उसको लेकर चीख कर कह रहे हैं कि सदन इस बात को जानना चाहता है कि उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। आप सबने इसकी आपको स्लाइड दिखाई गई, हमारी याददाश्त हो सकता है कि कमी हो या कमजोरी हो, तो हमने कहा कि पहले भाई प्रेस के वीडियो को मित्रों को पहले दिखा देंगे क्या हुई है या और है। और पिछले कल जिसके खिलाफ उन्होंने चीख कर सदन में आरोप लगाए हैं, आज उन्होंने उनको निरमा से या तो निरमा पाउडर लगाकर या गंगा जल से तिलक करके अपने ऑफिस में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। जो प्रधान सलाहकार नियुक्त हुए हैं
उस अधिकारी से हमारा व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, हमारे भी अच्छे मित्र हैं। लेकिन हैरानी और अफसोस ये होता है कि जिसको लेकर आप सदन में बोल रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता सुन रही है उसको, अब मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन के उस समय के नेता जयराम ठाकुर जी ने तो बताया था अपने संबोधन में। अब मैं जानना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि अब किस आधार पर आपने उनको अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है। यह है व्यवस्था परिवर्तन। लेकिन मित्रों, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हम बहुत नजदीक से घटनाक्रम को तेजी से देख रहे हैं, और ये जो मेरे यहाँ संबोधन के कुछ बिंदु हैं, इन बिंदु का सारांश भी यही है कि कुर्सी को बचाने और यारी को निभाने में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को बर्बाद किया जा रहा है, इससे यह स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की कांग्रेस सरकार की आयु अब ज्यादा लंबी नहीं है। सरकार 7 महीने का कार्यकाल को आप पलट कर देखें, किस प्रकार के घटनाक्रम इस छोटे से पहाड़ी प्रदेश में घट रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश और तो बिहार में सुना था कि वहां कभी कभी उद्योगपतियों को बंदी बना लिया जाता है, पुलिस कर्मियों को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन हमने हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं सुना। आज लॉ एंड ऑर्डर की आप स्थिति देख सकते हैं कि पिछले 7 महीनों में कितनी FIR हुई है, कितने रेप की संख्या है, कितनी डकैती की संख्या, कितने मर्डर की संख्या है। इस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की 7 महीने की सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है, इससे लगता है कि ये सरकार पूरी तरह असफल सिद्ध हुई है। और यही नहीं, आज हिमाचल प्रदेश में तबादला उद्योग जिस तरह से चरम सीमा पर पहुंच गया है, और इस पर आरोप को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाए हैं। एक कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री के सुपुत्र महोदय ने प्रेस में कहा है कि उनको जानकारी मिल रही है कि यहां पर ट्रांसफर के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। यह है हिमाचल प्रदेश की सुकू सरकार का व्यवस्था परिवर्तन। मैं इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की सरकार में और इनके मंत्रिमंडल में जो घमासान मचा है, आज प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा की आवाज किस दिशा में है। 2 दिन पहले कांग्रेस के पूर्व में रहे प्रदेश के अध्यक्ष श्री कुलदीप राठौर की वेदना किस बात को लेकर है। हो सकता है उनका व्यक्तिगत दुख दर्द हो अपनी सरकार के साथ। अच्छा होता श्री कुलदीप राठौर भी इतना कह देते कि जो प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई है उसको लेकर सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमें लगता कि कांग्रेस के लोग जो है वो अपनी चिंता नहीं, प्रदेश की चिंता कर रहे हैं। सुखविंदर सिंह सरकार के एक मंत्री ये कह रहे हैं कि अलीगल माइनिंग के कारण बाढ़ जो है वो आ रही है, और उसी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ये मंत्री के बयान से मैं सहमत नहीं हूं, ये मंत्री का बयान बचकाना है। उसी सरकार के एक मंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हैं कि जो मैं यहां विभाग की योजनाओं को लेकर यहां से दिल्ली के लिए रवाना करता हूं, वो पानीपत और कई कुरुक्षेत्र के बीच में ही बदल जाती है, दिल्ली में कुछ और ही पेश हो जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी में जो घमासान मचा है, इससे कितने दिन ये लोग आगे सत्ता में रह पाएंगे, ये हम सब जानते हैं। और ये मैं मान सकता हूं कि इस प्रकार की अंतर्कलह से, इस प्रकार के घमासान से हो सकता है, या मुझे नहीं जानकारी कि कांग्रेस पार्टी को क्या नुकसान होगा, ये उनका विषय है, लेकिन इनकी आपसी लड़ाई से हिमाचल प्रदेश के विकास में निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, आज इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा को लेकर मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं केंद्र की सरकार का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, कि जैसे हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तुरंत हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को दूरभाष में संवाद किया कि हिमाचल प्रदेश के साथ हम खड़े हैं संकट की घड़ी में। और ये आश्वासन ही नहीं दिया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दौरे 2 दिन के दौरे पर हिमाचल प्रदेश आए और बाढ़ प्रभावित और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर
तुरंत दिल्ली गए और माननीय प्रधानमंत्री से मिले और देश के प्रधानमंत्री जी ने तुरंत 361 करोड़ रुपए की प्रदेश को जो आर्थिक राशि ही नहीं दी, बल्कि 15 एनडीआरएफ कंपनियों की टुकड़ी और 2 एआईएफ के एयरक्राफ्ट हिमाचल प्रदेश को भेजे, जिससे असंख्य जाने बचाने में हिमाचल प्रदेश को मदद मिली। और यही नहीं, मोदी जी ने जो कहा कि हिमाचल प्रदेश का जो नुकसान हुआ उसके साथ केंद्र खड़ा है, दिल्ली से प्रधानमंत्री ने 15 सदस्यीय अधिकारियों की टीम भेजी और हिमाचल प्रदेश में वो टीम हर क्षेत्र में जाकर बड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट के साथ दिल्ली रवाना हुई। मेरा कहने का भाव है कि जब हमने इस प्रकार के विषयों को रखा कि दिल्ली की सरकार जो आपका सहयोग कर रही है, आप भी 2 शब्द आभार व्यक्त कर देते ताकि उनको और उत्साह मिलता और मदद करते, लेकिन आभार व्यक्त करने के बजाय केंद्र सरकार पर यह रोक लगाना कि केंद्र हमारा सहयोग नहीं कर रहा। लेकिन मित्रों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी केंद्र की सरकार का, जिसने बड़े मन के साथ इस प्रदेश की चिंता में अपनी भूमिका को निभाने का प्रयास किया है। तो यही आज की प्रेस वार्ता का संदर्भ था और जो मैंने कुछ आपके बीच में रखा है ये बिल्कुल तथ्य पे आधारित है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे इस प्रेस संबोधन के तथ्यों से सहमत होंगे। आज की प्रेस वार्ता में यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके मन में और कोई इस भ्रष्टाचार को लेकर कोई प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। और इस प्रकार की ये भ्रष्टाचार से घिरी हुई सरकार को लेकर पूरा प्रदेश आज हल्ला बोल रहा है। कपूर साहब, एक क्वेश्चन है कि रामसेवक सिंह जब चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट से हटे थे, क्यों हटे थे उसका कारण सामने नहीं आया। वो क्या कारण था, क्यों हटाया था बीजेपी सरकार ने? उस समय उस घटनाक्रम में जो उसमें के प्रतिपक्ष के लोगों ने जो ये प्रश्न उठाया था, हमारे उसमें के सदन के नेता ने सदन में इसका उत्तर दे दिया था और उसमें स्पष्ट कर दिया था कि मुख्यमंत्री को हटाने की वजह क्या थी। इसमें एक है कि आपने बोला उनका आरोप था कि 4 करोड़ का फ्लैट है, इसको इंक्वायर किया पीएमओ ने, तो पीएमओ ने स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी होगी, तो स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्वायरी इनिशिएट की थी। और दूसरा ये कि आपको जो बीजेपी बोल रही है कि एक्सटेंशन दिए उनको, मतलब पोस्ट रिटायरमेंट एडजस्टमेंट किए भ्रष्टाचार के रोक, आपकी सरकार ने पोस्ट रिटायरमेंट एडजस्टमेंट ऑफिसर्स की भ्रष्टाचार का ये मामला आपकी सरकार ने इनिशिएट हुई। निश्चित तौर पर ये जो जब विषय उठा, इस प्रकार की बात ध्यान में आई है, इंक्वायरी का विषय बाद में रहा, तुरंत मेरी पार्टी के नेताओं ने कहा कि जब तक इंक्वायरी आए, वो एक लंबा प्रक्रिया का विषय है, उनको तुरंत अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए और रामस्वामी जी ने अपने पद से त्याग पत्र दिया। वर्तमान परिस्थिति में तो हम निश्चित तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि जो आपने जो आरोप लगाए थे, जिसको लेकर आपने 11 अगस्त को सदन में शुरुआत भाषण में, लेकिन आज हमें स्पष्ट करें कि उसको लेकर आपने किस प्रकार से उस अधिकारी को अपने प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के जो हमारे सरकार के नेता है सुखविंदर सिंह सुक्खू, अच्छा होगा कि वही अपने संबोधन में इस बात को स्पष्ट करें। अगर रामस्वामी सिंह ईमानदार है तो दवाइयां लगाने पर आपको एतराज क्यों? अगर वो बेईमान है तो आपने उसको मुख्य सचिव क्यों लगाया? जब रामस्वामी सिंह जी मुख्य सचिव लगे थे तो उस वक्त में रामस्वामी सिंह जी उस श्रेणी में थे, किसी भ्रष्टा को नजरअंदाज नहीं किया था। लेकिन जब रामस्वामी सिंह पर इस प्रकार के आरोप लगे, सिद्ध नहीं हुए, आरोप लगे, तो रामस्वामी सिंह जी को हमने कहा कि आप अपने पद से त्याग पत्र दे, जांच का विषय जब जांच पूरी होगी उसके बाद आगे बात की जाएगी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि सदन के वो विधायक उस समय के आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किस आधार पर उनको अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया? मेरा प्रश्न ये है, ये मैं जानना चाहता हूँ प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के नेता श्री सुखविंदर सिंह। निश्चित और मुझे तो ये लगता है कि जरूर अब दाल में काला है, ये मैं कहना चाहता हूँ।
आपकी सरकार में जो भाजपा सरकार थी पिछली 7 मुख्य सचिव रहे, आपने 2 डीजीपी भी लगाई, लेकिन पिछली सरकार के बारे में भी कहा जाता था कि उनकी ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ ढीली थी। अब आप वर्तमान सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, आपके पास अपनी सरकार को जस्टिफाई करने के लिए तथ्य क्या है? हमारी सरकार की प्रशासनिक पकड़ नहीं थी, मैं इस आरोप से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमारी सरकार के समय हिमाचल प्रदेश को विकास की दिशा जो ऊंचाई मिली है वो हर लोग इस बात के गवाह है, और जो बेस्ट से बेस्ट उस समय के हमारे नेता श्री जयराम ठाकुर जी ने जो हिमाचल प्रदेश के लिए किया है, और हिमाचल प्रदेश की पीठ विकास में और ऐसे संकट के समय में एक बात या अनेकों बात थपथपाई है कि हम सब इस बात को जानते नहीं है कि जब हिमाचल प्रदेश एक भयानक महामारी से गुजरा था, तो ये छोटा सा हिमाचल प्रदेश जब देश के प्रधानमंत्री ने 2 बार हिमाचल की धरती में आकर उनकी पीठ थपथपाई। मैं इस बात से सहमत नहीं, और उनकी प्रशासनिक पकड़ ना होती तो हिमाचल प्रदेश पहले क्रम में नहीं पहुंचता। तो सवाल मेरा ये था कि 7 मुख्य सचिव थे। 7 मुख्य सचिव न सब चीफ सेक्रेटरी तो एक ही थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे, प्रधान सचिव होंगे, अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक। हम निश्चित तौर पर इस बात को हम जानना चाहते हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, इस बात को स्पष्ट करें कि उसमें जो आपने चीख कर कहा था, आज कौन सा निर्मल कौन से आपने गंगा जल से दिल कर दिया कि आज वो आपके मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रधान सलाहकार बनाने के योग्य हो गए। हम इस बात को जानना चाहते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने सदन में कहा कि हम इसका जवाब चाहते हैं, मैं प्रेस वार्ता के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जनता के जवाब जानना चाहती है। आपने कहा कि ये सरकार ज्यादा नहीं टिकने वाली, ज्यादा नहीं चलने वाली है, क्या उसका आधार आप करप्शन मानते हैं? अगर हाँ, तो क्या कांग्रेस के ईमानदार लोग आपके टच में हैं? जो मैंने कहा कि ये जो वर्तमान सरकार किस प्रकार से, और जो वर्तमान सरकार की जो कारगुजारियां हैं जो हम सब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे तो प्रमाणित तो होता है कि सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है। मंत्रियों की दिशा, मंत्री कैबिनेट में किस प्रकार से लड़ रहे हैं। एक कहते हैं कि हम डीजल वाली बसें लेंगे, दूसरे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बसें लेंगे, इलेक्ट्रिकल बसें लेंगे। एक सरकार के विभाग के सीपीएस कहते हैं कि ये दिशा में हम काम करेंगे, उस विभाग का मंत्री कहता है कि ऐसा नहीं होने देंगे। ये जो मंत्रियों के जो सारे जो इस प्रकार के प्रसंग मैं आपके साथ रख रहा हूँ, ये ही एक अस्थिरता का एक प्रमाण है, और ये आने वाले समय में मैं कहना चाहता हूँ। और बेशक कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी पर आशंका व्यक्त करते हैं, ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं है लोटस ऑपरेशन करने की। कांग्रेस डूबेगी तो अपने कर्मों से डूबेगी, भारतीय जनता पार्टी से कोई सरोकार नहीं। अभी हाल ही में डॉक्टर बिंदल की टीम का विस्तार हुआ है, आप उसका हिस्सा हैं, दूसरी बार आपको प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। सत्ता के गलियारों में एक चर्चा चल रही है कि इस बार के जो महामंत्री हैं सिर्फ समीकरण साधने के लिए थे, पिछले प्रदेश अध्यक्षों के समय में महामंत्रियों की जो शक्तियां होती थी वो इस बार छीन ली गई हैं, आप क्या कहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के समान में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिनके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी की विशेष कोऑर्डिनेशन से जिस प्रकार की टीम की रचना हुई है, मुझे लगता है कि इससे बढ़िया टीम हो नहीं सकती है। सबको क्षमता और योग्यता और अनुभव के आधार पर पार्टी ने काम किया है। और पिछले दिनों कुछ लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता का एक बयान आया था, तो मैंने ये कहा था उसमें भी, मैंने शायद पालमपुर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इसलिए दिल्ली जा रहे हैं कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, लेकिन मैं कांग्रेस के मित्रों से आज भी ये जानना चाहता हूं कि हम तो दिल्ली जाते हैं, हमारी सरकार है, हमारे नेता है, लेकिन उनके लोग जो कोलंबिया जाते हैं वो कोलंबिया में कौन उनका नेता और किस लिए जाते हैं, इस बात को भी वो जनता को बताए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और है ना, ये बात कहीं क्लियर नहीं हुई।